भारत के अंतिम छोर पर स्थित उत्तर प्रदेश का महाराजगंज ज़िला, जहां पे पर्यटन की अनेक संभावनाएं हैं। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर। और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महाराजगंज जनपद के ज़िला अधिकारी सत्येंद्र कुमार जी हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे ताकि ज़िले में एक चर्चा का विषय ये भी है कि जिलाधिकारी साहब बड़े एक्टिव रहते हैं। तो एक कहावत है कि जब व्यक्ति अपने जो है जड़ से जुड़ा रहेगा तो अपने आप बढ़ोतरी होती रहेगी। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। महाराजगंज ज़िला को ताकि कैसे आप देखते हैं? यहाँ पे अनेक संभावना है वन संपदा से लेकर, तो अभी हाल में जंगल सफारी की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई कि काफ़ी दिनों से लोग सोच रहे थे, यहाँ की पब्लिक का डिमांड था, आपने शुरुआत भी कराया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, महाराजगंज जनपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपने वन संपदा की बात की, तो जो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है ये क्षेत्र हमारा, और इसके साथ इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है महाराजगंज जनपद के साथ जुड़ी हुई। वो है जो महात्मा बुद्ध थे, उनका ननिहाल का क्षेत्र है ये। तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हुए हम लोगों ने राज्य सरकार ने इसमें ये प्लान किया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसी क्षेत्र में वर्तमान में काम हो रहा है। अच्छा, देवदाह का मुद्दा लगातार उठता रहा, कभी सदन में यहाँ के सांसद उठाते, अब जो है देवदाह काफ़ी चर्चे में आ चुका है। और अभी एक जत्था भी आया था जो कुशीनगर से महाराजगंज में प्रवेश किया है। तो देवदाह था कि भगवान बुद्ध का ननिहाल। एक तरह सटे जिले की बात करें तो कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, जहाँ पे तमाम देश से अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आते हैं। तो क्या महाराजगंज में अगर पर्यटन की दृष्टि से हम बात करें तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बौद्ध सर्किट की बात की, और वर्तमान में कोरियन डेलीगेशन है वो कोरिया से यहाँ पे आए हैं, और जितने भी महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थल हैं सभी का भ्रमण कर रहे हैं वो। तो बौद्ध सर्किट अगर हम देखें महाराजगंज जनपद में, तो दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो यहाँ हमारे जनपद में हैं। पहला है हमारा रामग्राम, और दूसरा है देवदाह। पहले देवदाह की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आपने उसके बारे में चर्चा की। देवदाह वो स्थान है जहाँ से महात्मा बुद्ध की माँ जो महामाया थी वो वहाँ की रहने वाली थी, और वहाँ पे वर्तमान में जो स्टेट की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा वहाँ उत्खनन किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पर्यटन विभाग के द्वारा वहाँ पे एक पर्यटन स्थल भी स्वीकृत किया गया है, जो कि निर्माण उसके आखिरी स्टेजेस में है। जितने भी स्थानीय बौद्ध भिक्षु हैं वो लोग तो उस स्थल के बारे में जान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे और इंटरेस्ट लोगों का उसके बारे में बढ़ रहा है। और जब आर्कियोलॉजी जब एक्सकेवेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद और ज़्यादा प्रामाणिक रूप से हम लोग अपनी बातें कह पाएंगे और ज़्यादा लोगों तक इस स्थल के बारे में जानकारी पहुंच पाएगी। और जो दूसरा स्थल है वो रामग्राम का स्तूप है। ये हमारे जो सोहगी बरवा वन्यजीव विहार है उसके अंदर ही ये स्तूप स्थित है, और इसके भी एक्सकेवेशन के उत्खनन का परमिशन जो है वो लाइसेंस जारी हो गया है। वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा इस कार्य को किया जाएगा, और जल्द ही उनकी टीम जो है हमारे जनपद में होगी। और उनसे जो आखिरी बात हुई थी उसके अनुसार हमें लग रहा है कि इस महीने के अंत तक उनकी टीम भी यहाँ पे होगी। तो वहाँ पे भी राज्य सरकार द्वारा एक पर्यटन स्थल स्वीकृत किया गया है। अगर रामग्राम स्तूप की हम बात करें तो इस स्तूप की सबसे खास बात ये है कि जो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो मूल रूप से 8 स्तूप बनाए गए थे उनमें से एक स्तूप ये भी है। उनकी अस्थियाँ इसमें हैं, और ये एकमात्र दुनिया का स्तूप है जिसको कि कभी रीओपन नहीं किया गया, दोबारा से इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। बाकी जितने भी स्तूप थे वो सम्राट अशोक के समय उनको दोबारा से खोला गया, और 84,000 अलग अलग स्तूपों में उसके अवशेष भेजे गए। तो ये एकमात्र स्तूप है जिसको टच नहीं किया गया था। तो ये आर्कियोलॉजिकली ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, और इसके भी जब खुदाई हो जाएगी तो ये भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के रूप में जो है वो पूरे विश्व स्तर पर आएगा। और हमें पूरी आशा है कि दोनों के उत्खनन के बाद दोनों ही स्थल जो हैं हमारे वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अच्छा सर, सोहगी बरवा का आपने जिक्र किया। सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग जो है, और दर्जनिया ताल भी है वहाँ पे भी, ताकि तमाम युवा कपल्स आते रहते हैं। मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से एज ए प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे मेरा एक सवाल है कि दर्जनिया ताल को भी और विकसित करके जो है कुछ बेहतर किया जा सकता है। जी, पहले वन्यजीव विहार जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोहगी बरवा का है उसकी चर्चा कर लें। वर्तमान में जो वाइल्ड लाइफ सफारी वहाँ पे चल रही है, जो नवंबर माह में माननीय वन मंत्री जी द्वारा चालू किया गया था, उसमें वर्तमान में जो लोग घूम रहे हैं उनकी साइटिंग अभी आज की डेट में तेंदुए की बहुत साइटिंग हो रही है। जो लोग भी जा रहे हैं ज़्यादातर लोगों को तेंदुआ दिख रहा है।
हिरन के बहुत सारे झुंड हैं जो वहाँ दिख रहे हैं, वहाँ क्रोकोडाइल्स हैं, वहाँ बड़े अजगर जो एनाकोंडा होते हैं वो हैं। तो अलग अलग तरह के वन्य जीव हैं। इसके साथ में जो वहाँ का फ्लोरा है, मतलब फ्लोरा मतलब जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, तो वो बहुत ही यूनिक है। वहाँ पे फ्रेश वाटर मैनग्रोव्स हैं जो आप सुंदरबंस में देखते हैं कि वहाँ पे समुंदर के किनारे होने के कारण वहाँ सॉल्टी वाटर जो है वो मैनग्रोव्स हैं, लेकिन यहाँ फ्रेश वाटर मैनग्रोव्स हैं। यहाँ पे कुछ ताल वाले एरिया ऐसे हैं जहाँ पे 3 से 4 महीने तक पानी रहता है और बाकी 6-7 महीने पानी नहीं रहता है। तो वो एक विशेष प्रजाति की यहाँ पे जो है मैनग्रोव्स देखने के लिए मिलते हैं। तो जिस किसी को भी वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है उनके लिए सोहगी बरवा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जगह है जहाँ पे उनको आके विज़िट करना चाहिए। जहाँ तक दर्जिनिया ताल की बात है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में क्रोकोडाइल्स हैं, राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव हम लोगों ने एक क्रोकोडाइल सेंटर के लिए वहाँ भेजा है, जो कि स्वीकृति की प्रक्रिया में है। अभी वर्तमान में वहाँ पे राज्य सरकार और BADP के द्वारा कुछ इंटरलॉकिंग के कार्य और कुछ अन्य कार्य दिए गए थे, लेकिन उस पूरे क्षेत्र का एक समेकित विकास अगर होना है तो एक बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता है और वो भी शासन को हम लोगों ने प्रेषित किया है। जल्द ही उसकी भी स्वीकृति मिलेगी और बहुत बेहतर रूप में हम लोग को दर्जिनिया ताल जो है वो देखने के लिए मिलेगा। सर, महाराजगंज ज़िला की बात आती है तो कहा जाता है महाराजगंज ज़िला जो है पूरा नेचर में है, और दूसरी बात नेपाल से सटे है। तो मुझे लगता है डेवलपमेंट और रोजगार ताकि एक दूसरे देश को जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसकी अगर कनेक्टिविटी के बारे में कुछ सोचा जाए तो महाराजगंज और भी डेवलप हो सकता है। आपने सही कहा। महाराजगंज का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये जो सोनौली बॉर्डर है यहाँ पे, वो ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट है भारत और नेपाल ट्रेड के, और ये हिस्टोरिकली सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है भारत नेपाल के बीच का। तो यहाँ पे नेपाल जाने वाले जितने भी सामान हैं वो इसी रूट से ज़्यादातर जाते हैं हमारे, और बॉर्डर क्षेत्र में इसमें लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है कि वहाँ पे हमारे वेयर हाउसेस बन सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह की जो है फैसिलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं और ऑर्गेनिकली खुद हो भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वहाँ पे एक बहुउद्देशीय हब जो कि लॉजिस्टिक्स पार्क की तरह होगा, उसकी स्वीकृति की गई है, जिसके लैंड एक्विजिशन जल्द ही चालू होने वाला है। वहाँ पे बड़ी संख्या में ट्रकें हों या वेयर हाउसेज़ हों या मिनी वेयर हाउसेज़ हों या कोल्ड स्टोरेजेस हों, ये सब सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे एक जगह पे उपलब्ध होगी। नौतनवा तक अब हमारे रेलवे लाइन जो वैगन्स हैं, हमारे जो कार्गो है वो भी पहुँचने लग गया है, और कंटेनर कॉरपोरेशन द्वारा भी वहाँ पे अपना एक वेयर हाउस डेवलप किया जा रहा है। तो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी जो राज्य सरकार के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया है, तो इसमें जनपद महाराजगंज में 2 महत्वपूर्ण तरह की चीज़ें आई हैं। एक तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। दूसरा जो टूरिज़्म सेक्टर की हम लोगों ने बात की थी, उसमें होटल्स करीब 12 प्रपोजल होटल्स के हैं जो अपने जनपद महाराजगंज के लिए आए हैं। और तीसरा जो आपने कहा कि प्रकृति के बीच में है, खेती बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, तो खेती से आधारित जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बायोफ्यूल से रिलेटेड हो, बायो इथेनॉल से रिलेटेड हो, ब्रीवरीज़ हों, तो इसके कुछ बड़े प्रपोजल्स हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो जैसे ही ये सब सारी चीज़ें धरातल पे उतरनी शुरू होंगी, हम लोगों ने लक्ष्य ये रखा है कि दिवाली से पहले जो हम लोगों के पास 2000 करोड़ के आसपास के करीब टोटल प्रपोजल्स प्राप्त हुए हैं, उसमें से 50% के हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग करवाएंगे। तो कुछ बड़ी इंडस्ट्री हम लोग को इस साल के अंत तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 23-24 का होगा, उसके अंत तक हम लोगों को कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पे देखने के लिए जनपद में मिलेंगी। इससे रोज़गार भी मिलेगा और जो लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी उससे ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ने के साथ में जो है लोगों को और भी ज़्यादा रोज़गार प्राप्त होगा। सर, आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं सतन कुमार जी से हम बात किए और आपने देखा कि निश्चित ही अगर महाराजगंज में जो डेवलपमेंट होगा तो महाराजगंज के साथ साथ भारत का प्रेजेंटेशन जो है वो देश स्तर पर बढ़ेगा, क्योंकि महाराजगंज के सटे नेपाल बॉर्डर है। आज का ये सीरीज आप सबको कैसा लगा कमेंट करके सूचित कीजिएगा। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभा का आप सबको नमस्कार।